Good morning, class. And in this lesson, I'll be talking about the summary of language and national identity. So, लैंग्वेज एंड नेशनल आइडेंटिटी जो चैप्टर है वो निर्मल वर्मा ने लिखा है और वो कहते हैं टू से एनीथिंग अबाउट लैंग्वेज इज़ लाइक चेजिंग योर ओन शैडो। मतलब अगर आप लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हो, अगर आप भाषा के बारे में बात कर रहे हो, इसका मतलब है आप अपनी शैडो, अपनी परछाई का पीछा कर रहे हो। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि आपको कुछ भी एक्सप्रेस करना है, आपको कुछ भी बोलना है, आपको कुछ लिखना है तो सबसे पहले आपके थॉट्स आएंगे आपके दिमाग में। आपको कुछ बोलना है तो आपको थॉट्स आएंगे, और वो जब आप एक्सप्रेस करोगे तो आप लैंग्वेज के थ्रू करते हो, राइट? तो इसलिए वो कह रहे हैं कि अगर आप लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप अपनी शैडो, अपनी परछाई को चेज़ कर रहे हो, उसका पीछा कर रहे हो। It may be more appropriate to assert that we are its shadow, we create our reality with it and define ourselves through it and with it. तो कह रहे हैं कि बहुत अप्रोप्रिएट होगा, बहुत ठीक होगा ये कहना कि हम जो है वो लैंग्वेज की शैडो है और वी क्रिएट आर रियलिटी विद इट, और हम अपनी रियलिटी जो है लैंग्वेज से बनाते हैं। लैंग्वेज से कैसे हम अपनी रियलिटी बनाते हैं? क्योंकि जो जिस कल्चर का होगा, जिस रिलीजन को बिलोंग करता होगा, वो उस भाषा का प्रयोग करता होगा। तो कह रहे हैं हम अपने आप को डिफाइन करते हैं उस लैंग्वेज के थ्रू। मैन कैन नेवर बी डिफाइंड फुली, नॉट ओनली बिकॉज देर इज समथिंग इन हिम दैट इज स्टिल अननोन, बट ऑल्सो बिकॉज ही हैज़ नॉट येट completed द प्रोसेस ऑफ रिक्रिएटिंग एंड री इन्वेंटिंग हिमसेल्फ। तो कह रहे हैं जो एक मैन है, जो एक आदमी है, वो जो है कभी भी हम उसे फुली डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है जो उसके बारे में नहीं पता होता। ऐसा नहीं है कि उसने अपना जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं किया है, बट वो हमेशा कुछ ना कुछ रिक्रिएट या री इन्वेंट कर रहा होता है। मतलब ऐसा इसलिए कहा गया है कि जैसे आज है तो आज आप कुछ नया सीखोगे, फिर कल आप कुछ और नया सीखोगे, उससे नेक्स्ट डे आप कुछ और नया सीखोगे। तो डेली हमारा जो ये प्रोसेस है वो चलता जा रहा है इस लाइफ का, और हम कुछ ना कुछ सीख रहे हैं अपने जो जीवन में है, जो कुछ रिक्रिएट कर रहे हैं, कुछ नया बना रहे हैं, कुछ री इन्वेंट कर रहे हैं। इसलिए वो कह रहा है कि मैन को हम फुली डिफाइन नहीं कर सकते। वी आर अनेबल टू एक्सेप्ट मैन एज अ फिनिश प्रोडक्ट। मतलब हम मैन को एज अ फिनिश प्रोडक्ट नहीं कह सकते, क्योंकि हर रोज़ वो कुछ ना कुछ नया सीखता है अपने जीवन में, एंड देयरफॉर एक मैन को या विमेन को आप एक फिनिश प्रोडक्ट नहीं कह सकते। फिनिश प्रोडक्ट का मतलब है, जैसे सपोज़ करो अगर किसी ने कोई मटका बनाना है, तो वो जो उसका मटका बनाना है मिट्टी का, तो उसका काम ख़त्म हो गया उसको बनाने के बाद, तो वो एक फ़िनिश प्रोडक्ट हो गया। या मार्केट से आप कुछ भी खरीदो, वो एक फ़िनिश प्रोडक्ट है। लेकिन जो एक मैन है, एक वुमेन है, या जो ह्यूमन बींग्स है, वो हमेशा इस प्रोसेस में चल रहे होते हैं कि कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में ऐड हो रहा है, इसलिए हम उन्हें फ़िनिश प्रोडक्ट नहीं कह सकते। There has been much speculation about the manner in which he may fulfill himself, the direction this fulfillment may take, and then the form it will acquire, and how he will project his innate potentialities in the future. तो कह रहे हैं कि एक जो स्पेकुलेशन है, एक जो स्पेकुलेट करना मीन्स कुछ खुद से ही जानना कि ऐसा होगा या वैसा होगा। तो कह रहे हैं कि बहुत सारी स्पेकुलेशन जो है इस मैनर में चलती रही है, एंड इस डायरेक्शन में चलती रही है। मतलब ये जो मैन के फुलफिलमेंट की डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में चलती रही है। एंड द किस मतलब तरह से जो मैन है वो अपने आप को अक्वायर करेगा, किस तरह से अपनी इनर पोटेंशियलिटीज़ को दिखाएगा। मतलब जैसे सपोज़ करो एक जो बच्चा है, अगर वो बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो बहुत मोटिवेटेड है, वो अंदर से मतलब बहुत ज़्यादा उसमें लगन है, तो कोई ना मतलब कोई भी उसको देख के बता देगा कि अपने इनर पोटेंशियल को कैसे यूज़ करेगा और ये क्या बनना चाहता है। तो वही चीज़ वो कह रहे हैं कि जो मैन है या जो ह्यूमन बीइंग है, उसको लेकर भी ये जो स्पेकुलेशन है, ये जो प्रोडिक्शन है, ये होती रही है कि क्या वो बनेगा, क्या वो एक्वायर करेगा, और किस तरह से अपनी जो पोटेंशियलिटीज़ हैं, मतलब उसके अंदर जितनी भी लगन है, जो अपनी मेहनत लगाएगा, वो किस तरह से उसको प्रोजेक्ट करता है। वेरियस स्कॉलर्स फ्रॉम नित्सी टू श्री अरबिंदो हैव मेड प्रोडिक्शंस अबाउट हिज इनेट कैपेसिटी। तो कह रहे हैं बहुत सारे स्कॉलर्स ने भी, श्री अरबिंदो और नित्सी ने भी ये प्रोडिक्शन की है, ये बताया है कि मैन जो है अपनी इनेट पोटेंशियलिटीज़ को, इनेट कैपेसिटीज़ को, इनेट मतलब इनर, अंदर की, तो इनेट पोटेंशियलिटीज़ को, इनेट कैपेसिटीज़ को कैसे यूज़ करेगा। द क्वेश्चन इज़ नॉट हाउ करेक्ट और रेलिवेंट दीज प्रोफेसीज आर। वो कह रहे हैं क्वेश्चन ये नहीं है कि जो इन्होंने कह दिया वो कितना ठीक होगा, बट
The point to consider is that man being with what he is, all these predictions are born of a painful disillusionment with what he is. तो कह रहे हैं कि पॉइंट ये है कंसिडर करने के लिए कि जो मैन है इन सारी प्रिडिक्शंस के साथ जो वो बॉन्ड हुआ है, तो ये एक पूरा भ्रम है कि मतलब जैसे हम पहले ही जैसे बच्चे को बोल दिया जाए कि तुझको ये बनना है या तुझको वो बनना है, तो दैट इज़ अ डिसइल्यूजनमेंट। हो सकता है कि उसकी जो प्रेफरेंसेस है उसमें चेंजेस आ जाए। तो कह रहे मैन इज़ द ओनली क्रिएचर बिटवीन अ गॉड एंड एन एनिमल हु फाइंड्स हिमसेल्फ इन अ स्ट्रेंज सिचुएशन। अब कह रहे हैं मैन एक सिर्फ अकेला क्रिएचर है इस धरती पे गॉड और एनिमल के बीच का, जो एक स्ट्रेंज सिचुएशन, जो एक बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है ऑफ बीइंग इनकम्प्लीट। अभी हमने पढ़ा कि मैन इनकम्प्लीट है, मैन की जो डेली की जो प्रोसेस है वो चल रहा है उसकी लाइफ का ऑफ क्रिएटिंग एंड री इन्वेंटिंग। तो कह रहे ही लैक्स द सेल्फ, द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एनिमल एंड डजंट पोसेस द फुलनेस ऑफ गॉड। अब देखो मैन क्या है, अब ना तो आदमी जो है वो पूरा फुलफिल्ड है पूरी तरह से, मतलब पूरा है भगवान की तरह कि वो सब कुछ कर पाए, और ना ही वो एनिमल्स की तरह है, बट उनके बीच का है। ठीक, इवन इन द हिस्टोरिकल फ्रेमवर्क मैन अपीयर्स। अब अगर आप स्टैचू देखोगे कोई भी, तो तब भी आप देखोगे, या हिस्टोरिकल फिगर्स देखोगे, या अपनी हिस्ट्री की बुक्स में देखोगे, तो जो पिक्चर तुम्हें कोने में बना के दी जाती है वो एक छोटी सी पिक्चर दी जाती है, सिर्फ उसके नीचे का पोर्शन नहीं होता। या तुम किसी स्टैचू को देखोगे तो उसमें भी देखोगे सिर्फ उसका मुंह बना के वो दे देगा और नीचे वाला पोर्शन नहीं होता। तो कह रहे हैं इवन हिस्टोरिकल फिगर में भी जो मैन की फिगर है वो हाफ ड्रॉन है, पूरी तरह से नहीं बनाई गई, इनकम्प्लीट है। एज इफ जो आदमी है, जो एक मैन है, वो फंसा हुआ है, एज इफ थॉटेड इन द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग अ प्रॉपर शेप, मतलब वो फंसा हुआ है प्रॉपर शेप लेने में। उसका कोई कलर नहीं है, लैक इट्स कलर लैक लस्टर एंड फेडेड, मतलब कि जो उसका कलर है वो भी जो है ब्राइट नहीं है, उसमें लस्टर नहीं है, मतलब चमक नहीं है, और वो फेड हो गया। द फुल फिगर ऑफ मैन, इफ देर इज सच अ थिंग, इज नॉट विदाउट बट बरीड डीप विद इन हिम। तो कह रहे हैं जो फुल फिगर है मैन का वो कहीं नहीं मिलेगा, बल्कि क्या है, उसकी जो फुल फिगर है वो कहाँ है, उसके अंदर ही, उसकी अंतरात्मा में डीपली बरीड है। इन ऑर्डर टू रियलाइज हिमसेल्फ मैन डिग्स विद इन एंड रेजेस हिमसेल्फ फ्रॉम हिज ओन ग्रेव। तो कह रहे हैं कि अगर वो अपने आप को जो है पहचानना चाहता है, जानना चाहता है, तो उसको अपनी अंतरात्मा में झांकना पड़ेगा, उसको अपनी अंतरात्मा में डिग करना पड़ेगा और अपने आप को उठाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे सपोज़ कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ जाए तो एक पर्सन को खुद ही हिम्मत जुटाकर करना पड़ता है सब कुछ। तो वही वो यहाँ समझा रहे हैं। लैंग्वेज इज़ द मोस्ट एफिशिएंट वेपन ऑफ सेल्फ डिस्कवरी और सेल्फ एनालिसिस। अब लैंग्वेज क्या है, बहुत ही एफिशिएंट वेपन है सेल्फ डिस्कवरी और सेल्फ एनालिसिस की। मतलब लैंग्वेज क्या है कि आप अपने आप को, अगर आपको डिस्कवर करना है, अपने आप को ढूंढना है, तो ऑब्वियसली यू नीड अ लैंग्वेज। इट इज़ दैट इनविजिबल पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी विच गिव्स मैन एन इनर साइट। तो लैंग्वेज क्या है, इनविजिबल पार्ट है ह्यूमन बॉडी का जो हमारे पास है, लेकिन हमारी बॉडी पार्ट्स पे विजिबल तो नहीं है ना, हमारे दिमाग में है, जो एक मैन को इनर साइट देती है, मतलब अंतरात्मा में अंदर कुछ सोचने की शक्ति देती है। द लिंक बिटवीन लैंग्वेज एंड सेल्फ अवेयरनेस पुट्स मैन इन अ सेपरेट एंड यूनिक कैटेगरी फ्रॉम ऑल अदर लिविंग बींग्स। तो कह रहे जो लिंक है लैंग्वेज का और सेल्फ अवेयरनेस का, वो मैन को एक सेपरेट कैटेगरी में रख देती है सभी लिविंग बींग्स से। द कॉन्शियसनेस ऑफ हिज ओन इनकम्प्लीटनेस मेक्स हिम yearn फॉर फुलफिलमेंट। और कह रही जो कॉन्शियसनेस है कि वो जो मैन चाहता है कि मैं कंप्लीट हो जाऊँ, तो ये जो कॉन्शियसनेस है उसके अंदर ये रह जाती है, वो फुलफिल नहीं हो पाता है। Thus the determination to attain is also intrinsic to its realization. No culture is limited only to reality but also reveal itself through its dream. That is why language plays important role in shaping of culture. अब ये क्वेश्चन भी है कि why language plays important role in the shaping of culture। तो कह रहे हैं जो determination है एक, वो इंट्रिंसिक होती है, अंदर से ही होती है। एंड कोई भी कल्चर सिर्फ लिमिटेड नहीं होता रियलिटी तक, बट कि वो अपने आप को रिवील भी करता है ड्रीम से या लैंग्वेज से। जैसे जो भी सपोज़ अगर आप क्रिश्चियन कल्चर से हो, तो तुम्हारे कल्चर में जो भी हुआ होगा तुम्हें जो है सुनने को मिलता है, या तुम्हारी से अगली जो जनरेशन होगी उसे भी वो सुनने को मिलेगा। कैसे? क्योंकि लोगों के पास लैंग्वेज है उसको व्यक्त करने के लिए, उसको बताने के लिए। तो कह रहे हैं कि जो डिटर्मिनेशन है, या सॉरी ये जो कल्चर है ये सिर्फ लिमिटेड नहीं है रियलिटी तक, बल्कि जो हुआ है उसको भी वो बताता है लैंग्वेज के थ्रू। द विजन ऑफ कल्चर इज़ लार्जली फॉर्म्ड बाय द मेमोरीज दैट इट कैरीज। तो कह रहे हैं किसी भी कल्चर का जो विजन है
कि किस तरह से वो बना है, वो कैसे है, मेमोरीज से, मतलब पुरानी चीज़ें वो बताई जाती हैं। द वर्ल्ड इज सिम्बॉलिक ऑफ अ ड्रीम इट ऑल्सो हैज़ द हिंट ऑफ मेमोरी। तो कह रहे हैं कि अगर आपको ड्रीम्स आते हैं, अगर वर्ल्ड में जो ड्रीम्स हैं, तो आपके पास हिंट भी है कि येस, आपके पास मेमोरी भी है, आपके पास दिमाग भी है, जैसे आप उसको व्यक्त कर सकते हो अपनी लैंग्वेज को यूज़ करके। नो लैंग्वेज एज लॉन्ग एज इट इज कैन देयरफॉर बी अ डेड लैंग्वेज। तो कह रहे हैं कोई भी लैंग्वेज को हम डेड लैंग्वेज नहीं कह सकते, क्योंकि सभी लैंग्वेज यूज़ में आती है, बीट भी हिंदी, उर्दू, पंजाबी, मलयालम, कोई भी लैंग्वेज हो, कोई डेड लैंग्वेज नहीं है। Then, if all else of our past were to perish, even then the languages would remain through which the members of society communicate with each other. तो कह रहे हैं कि अगर हमारा पास्ट वैनिश हो भी जाए, अगर हमारी जो पुरानी संस्कृति है वो ख़त्म हो भी जाए, फिर भी हमारे पास एक लैंग्वेज है, एक लैंग्वेज का वेपन है, जिससे हम सोसाइटी में रहकर एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। And through living beings in the present are unconsciously linked with your past, and the past flows imperceptibly through the present. Language in the manner plays double role. Besides being the vehicle of communication, it is also the carrier of culture. तो कह रहे हैं लैंग्वेज एक डबल रोल प्ले करती है। पहला, लैंग्वेज क्या है, वहीकल है कम्युनिकेशन की, मतलब आप जो है अपनी बातें जो है कर सकते हो लैंग्वेज के थ्रू, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हो, एक दूसरे को अपने बातें बता सकते हो, उनकी जान सकते हो। एंड दूसरा, इट इज़ ऑल्सो द कैरियर ऑफ कल्चर, मतलब आप अपने कल्चर को भी व्यक्त कर सकते हो इसके थ्रू, चाहे वो बातें पुरानी हो या आज की हो। हिस्टोरिकल अपहेवल्स में इम्पेयर द कल्चर ऑफ कंट्री। हिस्टोरिकल अपहेवल्स मीन चाहे हिस्ट्री में, चाहे वर्ल्ड में जितनी मर्जी लड़ाइयाँ हो जाए, सब उथल पुथल हो जाए, बट इट्स ट्रुथ एंड कोहोजन परसिस्ट इन इट्स लैंग्वेज। बल्कि कह रहे हैं, बट क्या कह रहे हैं कि जो ट्रुथ है वो लैंग्वेज में हमेशा रहेगा। Each language as it develops establishes a special constitution and structure। तो कह रहे हैं हर लैंग्वेज जो डेवलप करती है उसका एक स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन और स्ट्रक्चर होता है। कॉन्स्टिट्यूशन ये पॉलिटी वाला संविधान नहीं है, मतलब हर लैंग्वेज जब बनती है तो उसका एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन होता है कि वो बोली कैसे जाएगी, उसमें वर्ड्स क्या है, वो कैसे बोले जाएंगे, कैसे उनकी प्रोनाउंसिएशन होगी, कैसे लिखे जाएंगे, which once having come to existence influences the inner response of man। Both processes go on simultaneously। Language determines the identity and special characteristics। तो कह रहे हैं दोनों प्रोसेस साथ साथ चलते हैं। लैंग्वेज किसी भी पर्सन की आइडेंटिटी को बताता है, जैसे अगर सपोज यू आर स्पीकिंग पंजाबी तो पता चल जाएगा येस कि आप पंजाबी फैमिली के हो। तो कह रहे हैं लैंग्वेज आपकी आइडेंटिटी को बताती है एंड आपकी रेस की कैरेक्टरिस्टिक्स बताती है, एंड द कलेक्टिव एक्सपीरियंसेस, मेमोरीज एंड ट्रेडिशंस ऑफ ए ग्रुप मोल्ड द यूनिक कैरेक्टर ऑफ इट्स लैंग्वेज। और कह रहे हैं जो आपके पास्ट की जो बातें हैं, जो आपके ग्रुप के ट्रेडिशंस है, वो यूनिक कैरेक्टर है एक लैंग्वेज के। This is, in a way, a circular process in which the question of what comes first remains unanswered, like in the case of chicken and the egg। तो कह रहे हैं यही वही बात होगी कि जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि चिकन पहले आया या एग, वैसे ही ये पूछा जा रहा है कि एक ग्रुप पहले आया, मतलब उसका पास्ट कल्चर पहले बना, कि लैंग्वेज पहले आई। वॉट इज़ क्लियर इज़ दैट देयर इज़ नथिंग लाइक वन लैंग्वेज। तो कह रहे हैं एक बात बहुत क्लियर है कि कोई एक लैंग्वेज नहीं है दुनिया में, बल्कि देयर आर न्यूमरस लैंग्वेजेस, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, एंड लैंग्वेजेस are their residing places। In this sense, each language in its ultimate form is a mother tongue। तो कह रहे हैं हर लैंग्वेज अपने आप में मदर टंग है। जैसे हरियाणा में अगर हरियाणवी बोली जाती है तो हर जैसे तमिलनाडु में अगर वो तमिल बोल रहे हैं, तो कह रहे हैं हर लैंग्वेज कहीं ना कहीं की मदर टंग है। एंड मैन इज़ ड्रॉन टू द वर्ल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम थ्रू लैंग्वेज ओपन्स अप। तो कह रहे हैं मैन जो है जब वो इस दुनिया में आता है तो सबसे पहले उसे, मतलब उसके आसपास कैसे सब उससे बातें कर रहे होते हैं, तो कह रहे लैंग्वेज सबसे पहली चीज़ है जिससे वो खुलता है एंड इज़ लिंक्ड टू इट। It's not only a part of the external day-to-day activity of a group, a part of superstructure, although it has a specific role in the achievements of worldly goals, it also decides its inner nature। तो कह रहे हैं कि जो लैंग्वेज है कोई एक्सटर्नल डे टू डे एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, बल्कि आपके अंदर रिसाइड करती है, जो आप डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हो। One language differs from another not only in its sound, intonations, and the meaning of the words convey, but also the worldview। Each language looks at the universe in a particular manner, tests it, and translates into its own language in a special way। तो कह रहे हैं हर लैंग्वेज डिफ़र करती है, चाहे आप साउंड्स देख लो, इंटोनेशंस देख लो, किस तरह से उसको लिख रहे हो, किस तरह से प्रोनाउंसिएशन हो रही है, किस तरह से उसके मीनिंग्स जो आप बता रहे हो। तो कह रहे हैं एक लैंग्वेज दूसरे से डिफ़र करती है। The connotations that the Rig Veda conveys through the symbols of Surya, Agni, Dhenu, and space to the Indian mind, and the image of certain divine forces that it conjures up are distinct in their import from Greek and Latin symbols, different because they're mythical। तो कह रहे जो connotations है जो ऋग वेदास से
मतलब जो ऋग वेदास कन्वे करते हैं सिंबल से सूर्य अग्नि धेनु एंड स्पेस के, तो कह रहे हैं कि एक इमेज बनी हुई है सर्टेन डिवाइन फोर्सेस की। एंड जो वर्ड्स ग्रीक और लैटिन सिंबल्स, मतलब जो ग्रीक और लैटिन से लिए गए हैं, तो वो डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? बिकॉज देव मिथिकल सोर्सेज, मतलब उसके जो सोर्सेज हैं जहाँ से वो लिए गए हैं, और जो रेफरेंसेज हैं वो डिस्टिंक्ट हैं, डिफरेंट है और सेपरेट है। तो कह रहे हैं ह्यूमन लैंग्वेजेस आर बोर्न इन द सेम वर्ल्ड बट ईच हैज़ इट्स ओन इनकम्पेरेबल क्वालिटी मैनिफेस्ट एंड वेल डिफाइंड। तो कह रहे हैं ऑल्दो सभी लैंग्वेजेस का जन्म इसी दुनिया में हुआ है, लेकिन हर एक लैंग्वेज जो है अपनी क्वालिटी में उसको कैसे यूज़ किया जाता है, उसमें कैसे कैसे वर्ड्स हैं, उनकी डेफिनेशन सब डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल जब हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट होता है तो बहुत सारे वर्ड्स के मीनिंग बदल जाते हैं। तो वो वही बोल रहा है, when we translate from one language to another it is not just a translation of the word alone but the transformation of a whole universe। तो कह रहे जब आप ट्रांसलेट करते हो एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में, इट्स नॉट जस्ट कि आप ट्रांसलेट कर रहे हो वर्ड्स को, बट पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है वो ही ट्रांसफॉर्म हो गया है, मतलब उसका पूरा वर्ड का मतलब ही चेंज हो गया। विद इट्स ऑल बैगेज इन टू अनदर लैंग्वेज, मतलब जब आप ट्रांसलेट करते हो तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं व्हेन दे आर ट्रांसलेटेड फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश, उनका पूरा मतलब बदल जाता है। ईच लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन हिस्ट्री एंड जोग्राफी ऑफ इट्स ओन। तो कह रहे हैं हर लैंग्वेज की अपनी एक हिस्ट्री है और जोग्राफी है। वी कैनॉट सेपरेट, तो कह रहे हैं हम बदल नहीं सकते सिम्बॉलिक कैरेक्टर को अपने नेचुरल एनवायरनमेंट से। इफ सिम्बल्स लाइक गंगा सरस्वती हिमालय ओशन एंड स्पेस आर डीपली entrenched in the Indian language and profoundly influence our sensibilities, it's not only because they are the physical attributes of our natural habitat, but because they are the carrier of legendary memories, which at once linked Indians to their deities and lent a divine force to the material existence। तो कह रहे हैं अगर आप सिम्बल्स को उठाकर देखो, गंगा सरस्वती हिमालय ओशन या स्पेस की बात करो, तो ये हमारी इंडियन लैंग्वेजेस में डीपली एंट्रेंस्ड है, मतलब डीपली इन्वॉल्व है। एंड इन्होंने हमारे दिमाग पे बहुत बड़ी छाप छोड़ी है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ फिजिकल एट्रीब्यूट्स हैं हमारे, बट क्योंकि इनके साथ हमारी लेजेंडरी मेमोरीज, मतलब पास्ट की मेमोरीज जुड़ी है, यादें जुड़ी हैं। एंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड भारत, तो कह रहे हैं जो भारत है उसका मतलब क्या है? भारत वॉज इट्स असेंस अ रीजन सराउंडेड बाई डिविनिटी, मतलब भारत मीन्स एक ऐसा रीजन जिसके आसपास डिवाइन फोर्सेज हैं, जिसके आसपास डिविनिटी है। द रीज़न वाई भारत वॉज कॉल्ड देवभूमि द लैंड ऑफ गॉड्स, तो कह रहे रीज़न क्या है कि भारत को देवभूमि बुलाया जाता है, लैंड ऑफ गॉड्स, और संस्कृत वॉज देव भाषा, लैंग्वेज ऑफ गॉड्स, वॉज टू अंडरलाइन द इटर्नल एंड सैक्रेड रिलेशन। तो कह रहे हैं कि हम भारत को जो है सॉरी इंडिया को जो है भारत बोल रहे हैं और देवभूमि बोल रहे हैं, मतलब यहाँ पर जो है गॉड्स थे, और जो संस्कृत है उसे हम देव भाषा बोलते हैं क्योंकि वो देव, वो भगवान जो है इस भाषा का प्रयोग करते थे। तो हम एक रिलेशनशिप दिखा रहे हैं अपने लैंड और लैंग्वेज के बीच में कि कितना जो है सेक्रेड रिलेशनशिप, कितना पवित्र रिलेशनशिप जो है लैंड और लैंग्वेज के बीच में। लैंग्वेज विद ऑल इट्स मेटाफर्स एंड इमेजरी प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन kindling द नेशनल अवेकनिंग इन द 19th सेंचुरी। अब कह रहे हैं जब इंडिया को फ्रीडम मिल रहा था तो कह रहे हैं उस टाइम पर भी लैंग्वेज ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था नेशनल अवेकनिंग में, मतलब लोगों को जागरूक कराने में। एंड the novels of Bankim Babu, Sri Aurobindo's philosophy, Gandhi's Hind Swaraj, and Kumar Swami thoughts of art are simple evidence of this। सॉरी। तो कह रहे हैं अगर आप बुक उठाकर देखोगे, नॉवेल्स उठाकर देखोगे बंकिम बाबू की या श्री अरबिंदो की फ़िलॉसफ़ी की या गांधी के हिंद स्वराज की, तो आपको थॉट्स मिलेंगे। किसके ऊपर थॉट्स मिलेंगे? जिसके अंदर ये एविडेंसेस मिलेंगे कि किस तरह से जो लैंग्वेज है उसने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है नेशनल अवेकनिंग में इंडिया की। When a handful of the vocabulary of French philosophers with the very concept of Bharat is labeled as imaginary product or invented construct of some nationalist historians, then the linguistic and cultural foundations of Indian nationalists are totally overlooked, which is a living example of colonial forgetfulness। तो कह रहे हैं जब आप हैंडफुल ऑफ हिस्टोरियंस को, मतलब जब आप पुराने जो हिस्ट्री में जिनके नाम हैं उनके कॉन्सेप्ट्स को देखोगे इंडियन नेशनलिज्म में, तो आपको क्या मिलेगा कि वोकेबलरी ली गई है फ्रेंच फिलोसफर्स की। और यहाँ से जब आप देखोगे तो आपको लगेगा कि भारत जो है कि इमेजिनरी प्रोडक्ट है, या उसको इन्वेंट किया गया है, या कुछ नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस ने इसमें पार्टिसिपेट किया था भारत को बनाने में। तो कह रहे हैं तो तब आपको लगेगा कि जो लिंग्विस्टिक और कल्चरल फाउंडेशन है इंडियन नेशनलिज्म की, मतलब जो भाषा का यूज़ है या जो कल्चर को देखना है नेशनलिज्म के अकॉर्डिंग, तो वो ओवरलुक किया गया, मतलब उस पर ध्यान नहीं दिया गया है। विच इज़,
कि क्या एग्जाम्पल देखने को मिलता है कि ये कॉलोनियल फॉरगेटफुलनेस है कि जब ब्रिटिशर्स आए थे तो उस टाइम पर किस तरह से जो है फॉरगेट किया गया था एक नेशनल अवेकनिंग को। तो इन इंडिया द डिज़ायर टू सीक फ्रीडम वॉज इंस्पायर्ड। तो कह रहे हैं इंडिया में उस टाइम पे जो फ्रीडम चाहिए था वो कहाँ से इंस्पायर हुआ था, वो सिर्फ पॉलिटिकल फैक्टर नहीं था बट उस टाइम पर लैंग्वेज ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था लोगों को उस डार्कनेस से निकालने के लिए। कैसे लैंग्वेज ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, क्योंकि लैंग्वेज के थ्रू ही लोगों को बताया गया था कि आपके साथ क्या हो रहा है या आपको क्या करना है फ्रीडम अचीव करने के लिए। तो इसलिए कह रहे हैं उस टाइम पर लोगों को डार्कनेस से बाहर निकालने के लिए लैंग्वेज का इंपॉर्टेंट रोल रहा है और हमारी कल्चरल आइडेंटिटी को बनाने में लैंग्वेज का जो है रोल रहा है। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू it was different from the aggressive egoistic sentiments that lay behind the modern nation states which came into existence only after various races, nationalist and folk languages were annihilated। तो कह रहे हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो ये बहुत डिफरेंट है फ्रॉम एग्रेसिव या ईगोइस्टिक सेंटिमेंट से। कि ईगोइस्टिक सेंटिमेंट्स जो है मतलब जो घमंड है आपको उसको साइड पे रखना पड़ेगा अगर आपको एक मॉडर्न नेशन स्टेट बनाना है, जो कि कब देखने को मिला था, जब बहुत सारी रेसेस, बहुत सारी नेशनलिटीज़ और बहुत सारी फोक लैंग्वेजेस जो है इकट्ठी हुई थी। मतलब अब आपको भी पता है कि इंडिया एक डाइवर्स कल्चर है, इंडिया का डाइवर्स कल्चर है जहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है, बहुत सारी रिलीजन के लोग रहते हैं। तो कह रहे हैं इस तरह से जब लैंग्वेज जो फोक लैंग्वेजेस है उन्हें एक साथ लाया गया था तो तब हमें देखने को मिला था कि बहुत सारे लैंग्वेजेस का इमर्जेंस हुआ था। That the Indian national awareness was free of self-involved rigidity right from its inception was because it had been forcibly imposed from above, but its roots deep lay in the Indian cultural traditions। तो कह रहे जो इंडियन नेशनल अवेयरनेस है वो फ्री थी किसी रिजिडिटी से, मतलब कोई रूल नहीं थे। स्टार्टिंग से ही ये बोला गया था कि किसी लैंग्वेज को किसी पे इम्पोज नहीं किया जाएगा, बल्कि इंडिया के ट्रेडिशन में ही बहुत सारी लैंग्वेजेस थी। तो जो जिस कल्चर का था वो उस लैंग्वेज को यूज़ करता था। Various dialects and languages of India, despite their distinctiveness, share an inherent unity। तो कह रहे हैं ऑल्दो हम बहुत सारी अलग अलग भाषाएं बोलते हैं लेकिन हम लोगों में एक यूनिटी है, एक एकता है। एंड their diversity gave them an openness। They lived in same house, through the windows were different, their casements opened a full panorama of interrelationships of Indian cultures। तो कह रहे हैं ऑल्दो इंडिया में बहुत सारे लोग रहते हैं अपने अपने मतलब कैसमेंट्स में, अपने अपने हाउसेज में, बट सबकी जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट है, सब में एक नेशनल यूनिटी है, सब एकता से रहते हैं। एंड इट इज़ ऑफन सेड दैट वी सीक आवरसेल्व्स इन आवर ओन लैंग्वेज, परहैप्स इट हैपन्स इन सम कल्चर्स दैट दे टेल देयर स्टोरीज इन लैंग्वेज ऑफ ड्रीम्स। तो कह रहे हैं कि इट्स ऑफन सेड कि हम जो है लैंग्वेज से बनते हैं, परहैप्स बहुत सारे कल्चर्स में ऐसा है जो अपनी स्टोरीज़ जो है, जो भी उनकी स्टोरीज़ है, जो भी उनकी पास्ट है, जो भी उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, या जो उनके हिस्टोरियंस ने जो हिस्टोरियंस ने लिखा है, वो जो स्टोरीज़ है वो लैंग्वेज के थ्रू जो है एक्सप्रेस करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर लैंग्वेज एंड नेशनल आइडेंटिटी। अगर अभी भी किसी को डाउट हो तो डू कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल श्योरली एड्रेस दोज डाउट्स एंड देन विल प्रोसीड टू द समरी ऑफ द नेक्स्ट लेसन। So thank you so much for watching the class.